नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, इसका आंसर सिंपल सा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे देखने की क्षमता को, हमारे दृष्टि ज्ञान को जगाता है, यानी जागृत करता है। अब अगर इसके हम गुणों की बात करें तो सबसे पहला इसका गुण होगा कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते। प्रकाश जिस चीज़ पर टकराता है वो चीज़ दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे देखिए आप अगर मार्कर को देख रहे हैं या यहाँ पर प्रकाश है तो आप प्रकाश को नहीं देख रहे हैं पर मार्कर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश मार्कर पर टकराता है और टकराकर हमारी आँख में पहुँचता है, फिर मार्कर दिखाई देता है। ऐसे प्रत्येक वस्तु है। अगर प्रकाश स्वयं दिखाई देता तो अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता? देखिए, एक सूरज है। सूरज क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। और एक सूरज के प्रकाश का जितना प्रकाश वो देता है उसका 2 अरबवां हिस्सा हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य बना हुआ है। यानी कि सोचिए कि धरती पर कितना उजाला फैला हुआ है, जबकि सूरज के कुल प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा इसे मिल रहा है। और अंतरिक्ष में देखें तो करोड़ों सूरज भरे पड़े हैं, अरबों खरबों सूरज हैं, इतने सारे तारे हैं। सूरज तारा ही तो है। और इतने सारे तारे हैं तो फिर आसमान में, अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों है? वहाँ पर तो प्रकाश होना चाहिए। तो इसका आंसर साफ साफ है, इतना ही है कि अंतरिक्ष में प्रकाश है पर वहाँ पर केवल खाली जगह है, कुछ टकराने वाला है ही नहीं। इस वजह से हमें वहाँ पर अंधेरा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में प्रकाश है पर प्रकाश खुद दिखाई ही नहीं देता, इस वजह से अंतरिक्ष में अंधेरा प्रतीत होता है। दूसरा इसका गुण देख लीजिए, इसकी चाल क्या है। तो निर्वात, निर्वात में अगर इसके चाल की बात की जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब 3 × 10⁸ का मतलब क्या होता है? तो मतलब अगर आपको देखना है तो 3 की जगह पर 3 लिख लीजिए और इसके बाद जितने यहाँ पर घात चढ़े इतने जीरो चढ़ा दीजिए। तो देखिए 8 घात है, यानी 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लिख दीजिए। और मीटर प्रति सेकंड, यानी इतना मीटर हर एक सेकंड में चलता है। कहाँ पर? निर्वात में। और निर्वात का मतलब क्या होता है? वात माने होता है हवा, वायु, और निर्वात माने होता है जहाँ पर वायु भी ना हो, एकदम से खाली जगह, एकदम से खाली जगह को निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है मीटर पर सेकंड में। और अगर इसी को मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो 3 × 10⁸ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे। और अगर आपसे पूछे प्रकाश की चाल सेंटीमीटर में तो आपको 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड कहना पड़ेगा। और अगर आप किलोमीटर में बताना चाहते हैं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 3 × 10⁵ का मतलब क्या हुआ? तो 3 लिखिए और इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे? तो 5 जीरो, क्योंकि 5 घात है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि प्रकाश निर्वात में कितना स्पीड में चलता है? तो 3 के बाद 5 जीरो लगा, यानी कि 3 लाख किलोमीटर हर एक सेकंड में चलता है। यानी प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। और प्रकाश निर्वात में, अच्छा निर्वात में जितना स्पीड में चलता है उतना ही लगभग वायु में भी चलता है, जो हवा है उसमें भी। और अगर इससे सघन माध्यम में जाएगा, जैसे पानी में जाए, कांच में जाए, तो चूंकि ये माध्यम सघन है तो इस वजह से इसकी चाल थोड़ी घट जाएगी। अगला इसका गुण याद रखेंगे आप लोग कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं तरंगे जिसके कंपन करने की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो, वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश ऐसा ही है। प्रकाश एक ऐसा तरंग होता है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जिस दिशा में चलेगा इसके कंपन की दिशा उसके लंबवत होगी। लंबवत मतलब 90 अंश पर होगा। तो इस वजह से इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है? अगर दर्पण को परिभाषित करना हो तो इसको परिभाषित वैसे आता नहीं है कभी एग्जाम में। दर्पण क्या है? एक कांच का प्लेट होता है
जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल रखा जाता है। परावर्तक तल का मतलब जिस पर परावर्तन होगा, जिस साइड से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं या वस्तुओं को देखते हैं, जिधर प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण है। देखिए मैंने परिभाषा लिख दिया है कि कांच का एक प्लेट जिस पर एक तरफ कलई की हुई हो दर्पण कहलाता है, मतलब दूसरा तल परावर्तक तल हो। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब आपसे अगर इसका परिभाषा पूछा जाए कि समतल दर्पण क्या है, तो यही परिभाषा आप समतल दर्पण का भी बता दीजिए। बस का और एक इन दोनों के बीच में एक शब्द ठूंस दीजिए, समतल, बस, तो ये समतल दर्पण का परिभाषा बन जाएगा। यानी कांच का एक समतल प्लेट, देखिए एक यहाँ पर रख दीजिए, एक समतल प्लेट, यानी एक और प्लेट के बीच में समतल शब्द को लगा दीजिए तो ये बन जाएगा समतल दर्पण का परिभाषा। और अगर गोलीय शब्द लगा देंगे तो ये बन जाएगा गोलीय दर्पण का परिभाषा। देखिए कांच का एक, अब इस एक के बाद अगर आप समतल शब्द इसमें ठूस देंगे तो समतल का परिभाषा बन जाएगा समतल दर्पण का, और अगर गोलीय शब्द इसमें लगा देंगे तो ये गोलीय दर्पण का परिभाषा हो जाएगा। तो एक ही परिभाषा से काम चल जाए। और दर्पण केवल पूछा जाए तब यही बताइए। अब देखिए गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, समतल दर्पण कैसा होता है, तो समतल दर्पण एक कांच का समतल प्लेट होता है जिसके एक तरफ पॉलिश होती है इस तरह का। गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला दर्पण है जिसको कहते हैं आप लोग अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। यहां पर दर्पण की बात हो रही है, दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, अच्छा इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को? क्योंकि माना जाता है कि एक कांच का गोला होता है, जिस प्रकार से फुटबॉल है उस प्रकार से एक कांच का गोला होता है, और इस कांच के गोले को ऐसे डायरेक्टली सीधे सीधे काटा जाए तो एक तवा जैसा निकलेगा, जिस पर रोटी बनाते हैं उसके जैसा एक भाग निकलेगा। और फिर उसके उभरे हुए तल पर अगर पॉलिश कर दिए आप, उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिए तो समझ जाइए कि वो अवतल दर्पण बन गया। और अगर उस तवे जैसे हिस्से के दबे हुए हिस्से पर पॉलिश कर दीजिए तो वो उत्तल दर्पण बन जाएगा। मतलब देखिए गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं इन दोनों को, क्योंकि माना जाता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण जो हुआ है वो एक कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। अब सोचिए आप, फुटबॉल जैसा एक गोल सा खोखला गोला है कांच का, और उसको ऐसे डायरेक्टली काटा जाए तो एक तवा जैसा हिस्सा जिस पर हम लोग रोटी बनाते हैं उसके जैसा एक हिस्सा निकलेगा। अब वो हिस्सा जो निकला है तवा जैसा, अब उसका एक हिस्सा ऐसे दबा सा होगा, ऐसे दबा रहता है, धंसा हुआ रहता है, और दूसरा हिस्सा उभरा हुआ रहता है। अगर आपने उभरे हुए तल पर पॉलिश की और दबे हुए तल को परावर्तक तल मान लिया तो इसी को अवतल दर्पण कहेंगे, और अगर इसका उल्टा किया तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। अब आपसे पूछे अवतल दर्पण का परिभाषा बताइए, तो इसका परिभाषा एकदम आसान है कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई हो और दबा हुआ तल परावर्तक तल हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होगा, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, गोलीय शब्द लगा दीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई हो और उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि प्रकाश किसी भी चीज़ पर टकराए और टकरा कर वापस हो जाए तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी भी चीज़ पर टकराए, देखिए प्रकाश दीवार पर टकराती है ना तब भी वापस आती है, किसी भी चीज़ पर टकराए तो वापस आती है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई ही देता है। अगर प्रकाश दीवार पर टकराकर हमारी आँख में ना पहुँचे तो दीवार हमें क्यों दिखेगा, दीवार तो दिखेगा ही नहीं। तो प्रकाश किसी भी चीज़ पर टकराती है तो वापस आती है। हाँ, जब ये दर्पण पर या किसी और भी चिकनी सतह पर टकराती है तो जब ये वापस आती है तो दृष्टिगत होता है, उसका पथ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर माध्यम में वायु के कण हैं, तो इस वजह से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, अब चिकने दर्पण से टकराएगा तो और अच्छे से, यानी परावर्तन ज़्यादा से ज़्यादा होगा,
और नहीं तो दीवार पर टकराता है तो जितना खुरदुरा पृष्ठ होगा तो प्रकाश उस पर टकराने के बाद चारों तरफ फैलेगी इस तरह से। और अगर किसी चिकनी सतह से टकरा रहा है तो जिस तरह से टकराया है तो जहां उसे जाना चाहिए उस रास्ते पर एकदम एग्जैक्टली 99% जाएंगे। और खुरदुरे सतह पर टकराने पर कुछ तो प्रकाश वही अवशोषित कर लेता है। तो इस वजह से खुरदुरे सतह पर टकराने पर, जैसे दीवार पर, मिट्टी पर टकराने पर हमें दृष्टिगत नहीं हो पाता कि परावर्तन हो रहा है, जबकि चिकने सतह पर हमें दृष्टिगत होता है कि हाँ परावर्तन हो रहा है, फाइनली देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमारे सिलेबस में समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन है, तो हम समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन सीखते हैं। देखिए, समतल दर्पण से किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है वो सीखते हैं हम लोग। तो हम एक समतल दर्पण बनाते हैं, और समतल दर्पण क्या होता है आप सब जान चुके हैं कि कांच का एक समतल पृष्ठ होता है। देखिए, कांच का एक समतल पृष्ठ बना दिए, जिसके एक साइड में कलई की हुई होती है, कलई मतलब पॉलिश की हुई होती है, और दूसरे तल पर प्रकाश टकराता है। यानी अच्छा, दर्पण का मतलब हम शीशा जो देखते हैं घरों में बाल को ठीक करने के लिए, वो समतल दर्पण होता है। तो ये समतल दर्पण आपके सामने बन गया। अब इस समतल दर्पण पर हमें प्रकाश का परावर्तन करवाना है, यानी कि प्रकाश इस पर टकराएगा, वापस होगा। तो देखिए समतल दर्पण है। अब इस पर एक प्रकाश आके टकराए, एक प्रकाश आकर इस पर टकराए इस तरह से। मेरा टेढ़ा हो गया थोड़ा सा प्रकाश, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश आकर टकरा रही है। अब जिस बिंदु पर प्रकाश टकरा रही है, अच्छा, इस प्रकाश का हमें अध्ययन करना है। तो जो आकर गिरने वाली प्रकाश है, प्रकाश जहाँ पर आकर टकरा रही है, इस प्रकाश का अगर आपको अध्ययन करना है तो अध्ययन करने के लिए जिस जगह पर आकर प्रकाश टकराई है उस जगह पर एक लंब मानेंगे, और इसको यन से दर्शाते हैं, अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। देखिए, किसी सतह पर अगर हम कहीं भी लंब खींचने के लिए स्वतंत्र हो, 90 अंश पर एक रेखा खींचने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे लंब कहते हैं। और अगर किसी पृष्ठ पर एक बिंदु निश्चित कर दिया जाए कि इसी पर आपको खींचना है और 90 अंश पर जाना चाहिए, तो उसको अभिलंब कहते हैं। तो बिंदु तो निश्चित था, क्योंकि प्रकाश जहां आकर गिरी है उसी पर हमें अभिलंब खींचना है अगर इस प्रकाश का अध्ययन करना है तो इस वजह से इसको अभिलंब कहेंगे। और आकर गिरने वाली प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जैसे फलम पतति, फल गिरता है, आपतति। और जब प्रकाश किरण आकर गिरी है तो फिर क्या होगा, यहाँ से टकराकर इस तरह से वापस चली जाएगी। और ये हुआ परावर्तन। तो परावर्तन हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं परावर्तित किरण। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को आई अक्षर से दर्शाते हैं, और इसका नाम रखा जाता है आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण की वजह से बनना है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण जो कोण बना रहा है इसको कहते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब देखिए, इसको देखकर दो नियम बताया गया। सबसे पहला नियम जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं तथा एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये हमारा दर्पण है, और दर्पण का एक तल है नीचे की तरफ और एक तल है ऊपर की तरफ। देखिए, पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ ही है, एक ही तरफ है, इसलिए कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ही सबके सब हैं। और दूसरा, तीनों एक ही बिंदुगामी होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर मिलते हैं पृष्ठ पर। कौन कौन? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण स्मॉल आर, ये दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। अगर हम आपतित किरण को नीचे ऊपर करके इस आपतन कोण को बदलें, जैसे ये किरण ऐसे जा रही है, अगर मैं इसको ऐसे भेज दूं, यहाँ से भेज दूं, तो परावर्तित किरण भी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी, इस तरह से एडजस्ट कर लेगी कि आई हमेशा आर के बराबर होगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यही हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। और गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक अवतल एक उत्तल।
देखिए ये आपके सामने बना है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। एक चित्र में छोटा सा और एक चित्र में बड़ा सा समझा दे रहा हूँ, उत्तल दर्पण। देखिए अब इस दर्पण के अंगों के बारे में समझते हैं, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ क्या है। तो समझते हैं इसको। देखिए अवतल दर्पण का जब हमें अध्ययन करना होता है तो अध्ययन करने के लिए इसके बीचों बीच में, देखिए दर्पण का जो बीचों बीच बिंदु होता है, इस बिंदु को P से दर्शाते हैं और इसको कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो ध्रुव यानी ध्रुव का अगर परिभाषा पूछा जाए तो सिंपल सा बताइए कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, बस। इसके बाद में इस दर्पण का और अध्ययन करना है। ऐसे ही उत्तल दर्पण है तो इसका भी ध्रुव होगा, बीचों बीच में होगा, यहाँ पर ध्रुव। और देखिए इस दर्पण का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, इस ध्रुव से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। इस काल्पनिक रेखा का परिभाषा आप लोग आखिरी में बताने लायक होंगे। अभी के लिए इसे मान लीजिए कि एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं दर्पण का अध्ययन करने के लिए, और इस काल्पनिक रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। दोनों में, उत्तल में भी अवतल में भी, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। देखिए ये दर्पण कैसे बना है, तो ये दर्पण एक गोले को काट कर बनाया गया है। ये पहले, अच्छा ये टूटी हुई चूड़ी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये टूटी हुई चूड़ी जैसा नहीं है, ये असलियत में तवे जैसा है। देखिए ये सबसे पहले क्या था, कांच का एक खोखला गोला था जिसको काट कर बनाया गया है, तो ये तवा जैसा ऐसे निकला था, और वही है ये। इस चित्र में ये 2 डायमेंशनल फिगर बनना है, तो इस वजह से ऐसे टूटा हुआ चूड़ी जैसा दिख रहा है। अब सोचिए ये पहले क्या था, पहले एक कांच का खोखला गोला था, ऐसे ऐसे एक खोखला गोला था, और उस गोले को काट कर इसको निकाल लिया गया और फिर इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी गई, अवतल दर्पण बन गया। ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। C से दर्शाते हैं वक्रता। भी किसी गोले को काट कर बनाया गया है, उत्तल दर्पण भी किसी गोले को काट कर बनाया गया है, और जिस गोले को काट कर बनाया गया है उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अगर आपसे वक्रता केंद्र का परिभाषा पूछा जाए तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया गया हो उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये परिभाषा है। और वक्रता केंद्र से लेकर, वक्रता केंद्र जहाँ पर वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से लेकर आप दर्पण के ध्रुव तक की दूरी नाप लीजिए। दर्पण के ध्रुव तक की दूरी नाप लीजिए। इस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या को अगर परिभाषित करना हो तो बहुत सिंपल है। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये परिभाषा हो गया। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं, कुछ लोग स्मॉल r से भी दर्शा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव का कोई ना कोई बीचों बीच बिंदु होगा ही, बीचों बीच बिंदु होगा ही। इस बीचों बीच बिंदु को कैपिटल F से दर्शाते हैं और इसको कहते हैं फोकस। ध्रुव जिसको P से दर्शाते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो अगर आपसे फोकस का परिभाषा पूछा जाए तो फोकस का परिभाषा एकदम आसान है। फोकस क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। और फोकस से लेकर और ध्रुव के बीच की दूरी, इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। देखिए फोकस को कैपिटल F और फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। ध्यान में रखना है, कुछ लोग फोकस को स्मॉल f कर देते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f, यानी फोकस एक बिंदु का नाम है और फोकस दूरी एक लंबाई का नाम है। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं मुख्य अक्ष का परिभाषा। मुख्य अक्ष क्या होता है, अब मुख्य अक्ष को कैसे परिभाषित करेंगे, तो ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इस तरह से परिभाषित कर देंगे। इसका फोकस, वक्रता केंद्र ये सब उधर है, दर्पण के पीछे है जिस साइड में कलई किया हुआ है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, सब कुछ आगे होता है। फोकस, वक्रता केंद्र ये सब दर्पण के आगे होता है जिस साइड से हम लोग देखते हैं, यानी कि जो परावर्तक तल है, और इधर कलई किए हुए तल की तरफ होता है सब कुछ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।